Good morning, children. I hope you all are doing very well, taking good care of your health. Last time we have done भारत की खोज पाठ 3, जहां हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का निर्माण कैसा था, नालियों के द्वारा पानी का निकासी कैसे था, पूरे शहर की संरचना कैसे बनी थी और भारत किस प्रकार से अपने बाल्यावस्था में भी एक बहुत ही समृद्ध और एक विकसित देश के रूप में दिखाई देता है। ये बच्चों हम लोग पिछली बार कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। आज जो हम लोग करने वाले हैं बच्चों, वो है आर्यों का आना। क्या आर्य बाहर से आए थे? क्या आर्य यहीं भारत के ही थे? कौन है आर्य और कौन है द्रविड़? बच्चों, जो उत्तर भारत में जो गंगा के निवास पर, गंगा के आसपास पाए गए, उनको आर्य कहा जाता है। और जो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में हैं, जो 5 भाषाएं बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इनको द्रविड़ कहा जाता है। खैर, आज तो बच्चों जो आपके सामने है वो है आर्यों का आना। आज हम लोग ये पाठ करने वाले हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। जहाँ कहीं पर भी शब्दार्थ दूंगी, मार्जिन में डेट डाल दीजिए आज की, और जहाँ कहीं पर भी मैं दूंगी आपको शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, वो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। लोग कैलकुलेशन लगाते हैं कि आर्य कहीं से आए नहीं थे, यही उनका असली निवास स्थान था। उसकी जड़ें, शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। बहुत से इतिहासकार हैं जो बोलते हैं नहीं, द्रविड़ अलग हैं और आर्य अलग हैं। उनकी बोली भाषा में भी बहुत अंतर है और कल्चरल में भी, थोड़ा सा कल्चर में भी डिफरेंस है। अनिवार्य रूप से यानी कंपल्सरी रूप से समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गई जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। अब लोग सोचते हैं भागी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये क्वेश्चन बच्चों नोट डाउन कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ माना जाता है? देखिए, सिंधु नदी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों, गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती चली गई होगी, धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान
छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। ठीक है बच्चों, उनको कैसे लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया? उनको लगता है भयंकर बाढ़ जो गांव और नगरों को बसा ले गया। मौसम परिवर्तन हो गया होगा, जमीन सूख गई होगी और रेगिस्तान का रेत छा करके पूरा एकदम ढक दिया होगा धरती को, और इसकी वजह से लोग भाग गए होंगे ये जगह छोड़ करके। इसी ज़मीन, जो रेतीली ज़मीन के ऊपर दूसरा महल घर बनाया होगा। ये क्वेश्चन बच्चों लिखना है। प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ माना जाता है? अंडरलाइन कर लीजिए, ये रहा इसका आंसर। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत मजबूत और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता। व्हाट डू यू मीन बाय नागर सभ्यता? नागर सभ्यता नागर सभ्यता, प्लीज राइट इन द शब्दार्थ। नगर में रहने की सिविलाइजेशन, जैसे शहर में रहते हैं, शहर में रहने वाली सभ्यता। शहर में रहने वाली सभ्यता। बच्चों, हम लोग गांव में रहते हैं कि शहर में? नागर। सो वी स्टे इन अ टाउन, वी स्टे इन अ महानगर में रहते हैं, बल्कि हम तो नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के विचार बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। जब ये सभ्यता टूटी तो बहुत सालों तक गैप रहा। अंतराल यानी ब्रेक रहा, प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभी
सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। क्या करते थे वो? खेती का काम करने लगे थे। बाद की सभ्यता खेती करने लगी, गो की, मानो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर यानी खेती करने के पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों नए आने वाले। जब सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई तो बीच में थोड़ा गैप हुआ। गैप के बाद में जो दूसरे नए आने वाले आए, उन्होंने खेती पर बल दिया, फसलों के उगाने पर, किसानी गिरी का काम अधिक किया। नवागंतुकों ने दिया होगा, जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद कई बार आए। बच्चों थोड़ा सा रह गया है। ऐसा भी माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब हो गई हों, मिल गई हों। डाइल्यूट हो गई हों, मिल गई हों, जज्ब हो रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय यानी मिक्सचर, मेल और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आईं, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल कर रह गईं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और एक प्रश्न और बहुत से शब्दार्थ दिए हैं। प्रश्न मैंने दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ माना जाता है। सो बच्चों, आज का आर्यों का आना समाप्त हुआ। धन्यवाद।